नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। न्यूज़ लॉन्चर का ये हरियाणा की महाभारत के आंखों देखा हाल जो हम आपको बता रहे हैं, ये कारवां हमारा पहुंचा है दादरी। और दादरी में कांग्रेस की तरफ से एक युवा महिला प्रत्याशी मैदान में है। बरसात बहुत है, लेकिन इस बरसात में भी सियासी गर्मी जो है, सियासी पारा वो नीचे नहीं जा रहा है दादरी का। मैं लगातार सड़कों का जो हाल देखते हुए आया तो पता चला डॉक्टर मनीषा सांगवान कहाँ मिलेंगी, पता करवाया। जरा देखें भाई, युवा महिला प्रत्याशी मैदान में मिल गई, मुलाकात हुई तो कुछ बातचीत भी हो जाए। स्वागत है आपका मनीषा जी। आप महिला संगठन में भी काम कर चुके हैं, जो मुझे जानकारी है आपके बारे में। महिला कांग्रेस में आप काम कर चुके हैं, राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल हो चुके हैं। मैं दादरी पे आऊँगा, लेकिन दादरी से पहले राहुल गांधी पर ही चलते हैं। राहुल गांधी को लेकर के इस समय कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन चल रहा है। आप लोग चुनाव मैदान में हो, आप लोग अपने कार्यक्रम में व्यस्त हो, लेकिन राहुल के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी बीजेपी की तरफ से या उसके सहयोगियों की तरफ से हो रहा है, आतंकी नंबर 1 राहुल गांधी, जुबान काटो 11 लाख ले जाओ, कांग्रेसियों को दफन कर देंगे, और बाकी बीच का शब्द मैं बोल नहीं सकता क्योंकि दर्शक हमारे उतने नीचे हद तक नहीं जा सकते जहां तक आजकल नेता जा रहे हैं। एक विधायक ने यहाँ तक कहा कि कांग्रेसी अब ... दफन कर देंगे इनको। ये सियासत कहाँ जा रही है? क्या ये मतलब राहुल के खिलाफ ये इतना एरोगेंट और इतना मतलब घटिया दर्जे का कैंपेन क्यों हो रहा है? इसको घटिया कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, भले मुझे लोग कह दें कि कांग्रेसी पत्रकार होगा, हमें जो है, लेकिन ये घटिया दर्जे की क्यों हो रही है राजनीति? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही निम्न स्तर की राजनीति करती है और फिलहाल वो बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हालत है कि अभी कल सिरसा से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी टिकट लौटा दी। फिर पहुआ एक और कॉन्स्टिट्यूंसी है कुरुक्षेत्र में, उनके उम्मीदवार ने भी अपनी टिकट लौटा दी। बहुत से बड़े लीडर हैं जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, उनकी मजबूरी है। और आप यहाँ के प्रत्याशी को देखिए, वो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पार्टी बाद में ज्वाइन की, टिकट उनकी पहले फाइनल हो गई। और आप देखेंगे जब भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में चुनाव आते हैं, एक न्यूज़ आती है कि बाबा राम रहीम को बेल मिल गई। ये वही जेलर हैं जो उनको बार बार बेल देते हैं, तो उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। यहाँ पर जितने भी सीनियर बीजेपी लीडर हैं उनको साइडलाइन करके, किसी ने 25 साल, किसी ने 30 साल दिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी में थे भी नहीं, पहले उनको टिकट दी गई, नेक्स्ट डे उनकी ज्वाइनिंग करवाई। तो एक ऐसे इंसान को उन्होंने टिकट दिया, तो शुरू से ही निम्न स्तर की राजनीति वो करते आए हैं। चलिए, निम्न स्तर की राजनीति आपने बोला तो बड़ा सावधान हो जाता हूं। 2014 में प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी बड़े निचले स्तर की राजनीति करते हैं, पूरा चुनाव ही मोदी जी ने बदल दिया कि मुझे नीच बोला। बड़ा अच्छा मनीषा जी ने जिक्र कर दिया सांगवान, सुनील सांगवान। ये वही जेलर हैं जिनके रहते राम रहीम जेल में कम बाहर ज़्यादा नजर आए हैं। और अक्सर हम तो हमारी रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा राम रहीम पर आरोप कैसे हैं और जेल से बाहर कैसे रहते आए हैं। खट्टर की सरकार में नायब सिंह सैनी की सरकार आ गई, खड़ाऊ सरकार जिसको हम लोग कहते हैं, खड़ाऊ सरकार में भी वही हालत है। लेकिन एक सवाल, अब थोड़ा सा कड़वा सवाल आते हैं कांग्रेस के बारे में। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की भीतरी लड़ाई इतनी है, अगर भीतरी लड़ाई ना होती तो कांग्रेस थम्पिंग मेजॉरिटी, बड़ी जबरदस्त बहुमत में आती, लेकिन आपसी लड़ाई से कांग्रेस कहीं न कहीं हरियाणा में पिछड़ जाएगी। ये तमाम चर्चाएं दिल्ली तक। जी बिल्कुल नहीं, एक आंधी चल रही है कांग्रेस पार्टी की, और मुझे लगता है भीतरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है। आप जिस तरह से उनकी टिकटों का बंटवारा हुआ, वन साइडेड मिस्टर खट्टर की चली और दूसरे सीनियर लीडर्स को साइडलाइन कर दिया गया, तो मुझे लगता है कि वहाँ आंतरिक कलह ज़्यादा है। किस तरह से जो मिस्टर विज हैं, एक बहुत ही सीनियर, बहुत ही ईमानदार लीडर, कैसे पिछले कुछ समय से उनको साइडलाइन किया जा रहा है, तो ये दिखाता है कि वहाँ आंतरिक कलेश ज़्यादा है बजाय। बट मीडिया कांग्रेस पे ज़्यादा फोकस करती है क्योंकि कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी है। नहीं, मीडिया का फोकस तो हमेशा सत्ता पक्ष पे होना चाहिए। विपक्ष में कर रही है तो वो मीडिया की कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, हो सकता है, लेकिन हमारा बराबर रहता है फोकस। हम कांग्रेस को भी अगर लगता है कि आईना दिखाना है तो दिखाते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर हम फील्ड में घूम रहे हैं, ये ग्राउंड पे भी है। ग्राउंड पे मैं आपको बताऊं, हम लोग दिल्ली बैठते हैं लेकिन हरियाणा में घूम रहा हूं, तमाम स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि सर अगर कांग्रेस आपस में नहीं लड़ी
तो मुकाबले में कोई नहीं है। इसीलिए मैं रिपीट करूंगा ये सवाल, आपस में कौन लड़ रहा है कांग्रेस में? कोई है ऐसा? अगर कोई है तो कम से कम हम जानना चाहेंगे, आपस में कौन लड़ रहा है कांग्रेस में? मुझे नहीं लगता कोई लड़ रहा है। और आप इधर देखेंगे, एक सीनियर यहाँ पे बीजेपी के लीडर हैं, उनको टिकट नहीं दी गई, आज वो बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल इस पार्टी को दिए, वो यहाँ चेयरमैन रहे। पर आज उनको कम्प्लीटली साइडलाइन करके एक कम्प्लीटली फ्रेश फेस को लाके, जिनके ऊपर पहले से ही इस तरह के आरोप है, उनको टिकट दे दी गई। पर मीडिया, यहाँ की लोकल मीडिया इस इशू को उठा ही नहीं रही। आप लोग नेशनल मीडिया से आए हैं, आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, पर यहाँ के लोकल अखबारों में इस मुद्दे को उठाया ही नहीं जा रहा। और नैरेटिव सेट करने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में मुझे नहीं लगता कोई बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। कुरुक्षेत्र से चुनावी कैंपेन शुरू किया था मोदी जी ने, कहा 10 साल में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर हमने बदल दी है। जब तस्वीर और तकदीर बदल गई हरियाणा की, तो फिर कैसे आप लोग फाइट करेंगे? और क्या लगता है कि उसमें कितना झूठ है, कितना सच है? देखिए, हम भी आपके जरिए जानना चाहते हैं कि हरियाणा की हकीकत क्या है, कितनी तस्वीर बदली है, कितनी तकदीर बदली है, कितना जो विंडो सिस्टम बड़ा यहाँ पर सुन रहा हूँ, विंडो, उस विंडो में कितना करप्शन है, कितना साफ है विंडो और कितनी धुंधली है विंडो की तस्वीर। देखिए, यहाँ पे आप आंकड़े देख लीजिए 2013 के और 2023-24 के। आज हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। हरियाणा एक बहुत ही संपन्न प्रदेश है। क्या कारण है 10 साल के अंदर हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में आ गया? दूसरी बात, पिछले 10 सालों में इन्होंने एक भी नई यूनिवर्सिटी, कॉलेज कहीं नहीं खुला है। कोई नया मेडिकल कॉलेज कहीं भी पूरे हरियाणा में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस की जब सरकार थी, एक मिसाल बन गया था, सोनीपत एजुकेशन हब बन गया था। इन्होंने लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज खुलवाया, यूनिवर्सिटियाँ बनवाई, आई थिंक 6 नई यूनिवर्सिटियाँ बनी। इनके 10 साल में एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनती है, कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है, बल्कि इन्होंने 300 सरकारी स्कूल बंद करवा दिए हैं ग्रामीण इलाके में। 300 सरकारी स्कूल बंद करवा दिए हैं। आज के दिन सरकारी स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी है कि वो ऑलमोस्ट प्राइवेट स्कूलों के बराबर हो गया है ग्रामीण इलाके में। तो पेरेंट्स पसंद करते हैं कि चलो प्राइवेट स्कूल में ही डलवा दीजिए, और फिर जब स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो इनको बहाना मिल जाता है कि बच्चे आ नहीं रहे, स्कूल को बंद करो। एक के बाद एक स्कूल बंद करवा रहे हैं सरकारी स्कूल। कांग्रेस ने 50 साल राज किया इस देश पर, कभी भी सरकारी स्कूल बंद नहीं करवाए, केवल खुलवाए, एजुकेशन में फोकस किया। इनका फोकस सिर्फ जात पात की राजनीति पर है, धर्म की राजनीति पर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, इसीलिए शायद, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है, मैं अगर गलत होऊंगा तो करेक्ट करूंगा, इसीलिए शायद बीजेपी सरकार में चिकित्सा मंत्री और शिक्षा मंत्री, दोनों मंत्रालय जिनके पास था, शायद दोनों का टिकट कटा है। तो चिकित्सा और शिक्षा, इसमें इतना जोरदार काम हुआ कि दोनों को चुनाव मैदान से बाहर करना पड़ा। अगर मैं दुरुस्त हूँ तो जो कहा इन्होंने वो धरातल पर नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ सवाल और हरियाणा से जुड़ा हुआ। हरियाणा में आपका क्या, आज मैंने देखा मैनिफेस्टो आ गया है, मैनिफेस्टो में बड़ा फोकस है, जो वादे हैं वो तो हर वर्ग के लिए हैं, वादों पर अमल कितना होगा? क्योंकि वादे, जनता देखिए 5 साल में नेताओं का, राजनीति का एक हैबिट, बैड हैबिट हो चुका है कि जब चुनाव आता है तो नेता जनता के दरवाजे पर होते हैं, दहलीज पर, चौखट पे होते हैं। 5 साल फिर जनता भटकती है। 10 साल तो हरियाणा ने यही देखा, मैं उसके पीछे की बात तो नहीं करूंगा, 10 साल तो यही देखा। आपका जो वादे हैं, ये वादे धरातल पर उतारने के लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लान है आपके पास? एक अजीब सी बात है, जब हमारे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देनी हो तो ये कह देते हैं तिजोरी खाली है। जब ऐसी समाज के बच्चों को स्कॉलरशिप देनी हो, ये कहते हैं बर्डन बढ़ जाएगा। जब किसानों के कर्ज माफ करने हो, ये कहते हैं भाई बहुत इकोनॉमिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। पर जब एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट के 10-10 हज़ार करोड़ के लोन माफ करने हो, तब कुछ नहीं होता। आज आपको भी पता है, सारे सरकारी बैंक दिवालिये के कगार पर हैं। 8-10 लोग हैं इस देश में जो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार करोड़ लेकर इस देश से भाग गए। ऐश भरी जिंदगी वो जी रहे हैं और हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। मोदी सरकार को 10 साल हो गए, क्या नीरव मोदी को वो पकड़ पाए? क्या विजय मिलाया के खिलाफ कुछ वो कर पाए?
और आपने वो फोटो देखी होगी, विजय मल्ल्या जी उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे, उनसे मिलकर वो देश छोड़ के गए। तो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता हमेशा से ही आम आदमी रही है, और अगर हम इस तरह के पैसा बर्बाद ना करके सोशल एक्टिविटीज़ में लगाएंगे, बच्चों की स्कॉलरशिप बहाल करेंगे, पेंशन बहाल करेंगे, तो आई एम श्योर हम बिल्कुल किया जा सकता है। ये सब डुएबल है, ये सब डुएबल चीज़ें हैं जो कर्नाटका की सरकार कर रही है, हिमाचल की सरकार कर रही है, तो हरियाणा में भी हो सकता है। चलिए, ये रास्ता डगर जो है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा में बड़ा क्राइसिस झेलना पड़ रहा है सुक्खू साहब को। सरकार अच्छी चला रहे हैं लेकिन मुसीबत बहुत है। कितनी सीटें, कितनी बड़ी मेजॉरिटी आ रही है, कितनी सीट? आज बात कर रहा हूँ, नतीजों के बाद आपसे बात करूंगा। 90 में कितनी कांग्रेस? 90 में कितनी? मैं तो कहूँगी 2/3। 2/3 पक्का? बिल्कुल जी, जिस तरह की लहर चल रही है और जिस तरह से खुद बीजेपी के उम्मीदवार अपनी टिकटें वापस कर रहे हैं, अगर चुनाव ठीक ठाक ढंग से हुआ तो डेफिनेटली 2/3 बहुमत आने वाली है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं स्थानीय लोगों की बात बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी राय नहीं है, कि कांग्रेस को लोग, हरियाणा के लोग कांग्रेस को जिताने के लिए नहीं इस बार मैदान में हैं, भाजपा को हराने के लिए हैं। इन दोनों में फर्क है। भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ है। क्या आपको ये लगता है कि भाजपा को हराने के लिए, ये जो आपके साथ बड़ी मैं जन समर्थन तो देख रहा हूँ, ये बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ आए हैं लोग? आज हरियाणा में आप देखिए, सीरियसली 2 ही पार्टियां बची, चाहे इनेलो हो, जेजेपी हो। आप उनके काम करने का तरीका देखिए, वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। और मुझे नहीं लगता कि लोग बीजेपी को केवल हराने के लिए और नेगेटिव वोट दे रहे हैं। वो नेगेटिव वोट नहीं, वाकई वो कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा जी की हमारे ही एरिया में रैली थी, वहाँ के लोग याद कर रहे थे कैसे जब कांग्रेस सरकार थी तो हर 15 दिन में नहर आया करती। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब 42 दिन हो जाते हैं, पानी नहीं आता नहरों में। तो लोग वो याद कर रहे थे उस टाइम को, कह रहे थे वो तो सुनहरा समय था किसान भाइयों के लिए। और ये किसान बहुल्य प्रदेश है, आज भी 70% आबादी हमारे ग्रामीण इलाके में रहती है और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। तो ज़्यादातर, चाहे हम, फिर मुद्दा आ गया पहलवान बेटियों का, उससे भी काफ़ी बीजेपी की, जिस तरह से बीजेपी ने स्टैंड लिया और जिस तरह से उनसे सलूक किया गया। और मैं एक और मुद्दा जिससे हरियाणा में काफ़ी रोष है, इस बार आप ओलंपिक मेडल्स देखिए। हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, 6 के 6 ओलंपिक मेडल्स शायद हरियाणा जीत के लाया। भारत सरकार हरियाणा का स्पोर्ट्स बजट कितना कर रखा है? 60 करोड़। और दूसरे राज्यों का देखिए, उत्तर प्रदेश हो 1600 करोड़। गेम्स पर गेम्स, चाहे कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, ओलंपिक्स हो, हमेशा ही से ही आई थिंक 70 to 80% मेडल्स हरियाणा जीत के लाता है। छोटा सा प्रदेश और यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आपने, मनीषा जी, अभी बात की, महिला पहलवानों की भी बात की। राजनीति में गंभीरता तो हमेशा होती है, थोड़ा हल्की बातें हो जाए। पहलवानों की बात आपने की, एक पहलवान, और पहलवान क्या, वो देश की बेटी है, हम लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, विनेश को। विनेश भी मैदान में है और आप भी मैदान में, कौन बड़े अंतर से जीत रहा है? कोई कंपटीशन नहीं है, हम दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए जीत रहे हैं। और जिस तरह की नाइंसाफी बीजेपी ने हरियाणा की जनता के साथ की, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कोई कंपटीशन नहीं, वो भी मेरी बहन है। मैं उतनी ही खुश होंगी अगर वो 30-40 हज़ार से जीते, बेशक मैं 5-10-15 हज़ार से जीतूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों को जीतना चाहिए और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। ये होता है स्पिरिट। और स्पिरिट, ये मैंने कहा था शुरुआत में, पीएचडी हैं मनीषा, पीएचडी हैं डॉक्टर मनीषा सांगवान। पढ़े लिखे युवा, और महिलाओं की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। हरियाणा में महिलाओं को भाजपा से ज़्यादा टिकट कांग्रेस में मिले हैं, ये भी आपको बता दें। यहाँ पर एक बात और मैं करूँगा, मैं लगातार, ये तीसरा चौथा जिला है हरियाणा में। हरियाणा में मैं 2 दफ्तर कांग्रेस के मुझे दिखे, एक रोड पर, एक सड़क पर दिखा, और एक यहाँ पर है। जो भीड़ है, मैं यहाँ तक कि मैं कैमरा पर्सन से अपने कहूँगा, एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा वो एक बार दिखाएं। मतलब मैंने ऐसी भीड़ किसी प्रत्याशी के, हम लोग, आपको पता होगा, किसी, ये इसलिए नहीं कि मैं मनीषा के साथ बैठा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा किसी प्रत्याशी के चुनावी दफ्तर में, चुनाव कार्यालय में मैंने ऐसी भीड़ नहीं देखी थी। यहाँ के लोग, अभी बीच में हम थोड़ा वक्त के लिए फुर्सत हुई तो बीच में लोग बताने लगे कि हम यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर 10 साल से कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होती रही है। मनीषा, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए सूखा, यहाँ पर सूखा है?
आज पानी बरस रहा है जब मैं आया हूँ। क्या ये सूखा कांग्रेस के लिए, दादरी में सूखा आप खत्म कर पाएंगी? आज दीपेंद्र जी को आना था और जमकर बरसात हुई। आई थिंक ये बहुत ही शुभ संकेत है, बहुत ही शुभ संकेत है। कांग्रेस का सूखा यहाँ खत्म हो चुका है, अब हरियाली ही हरियाली है। हरियाली भाई, आप लोग बड़ी संख्या में हो, आप लोग कब से जुड़े हो मनीषा जी से? ये मतलब ये चुनावी कोई, मैं बड़ा क्लियर कट बोलता हूँ, हो सकता है कोई सवाल कड़वा, कोई लेन देन के चक्कर में तो इतनी भीड़ नहीं है? नहीं जी, लेन देन के चक्कर में नहीं, हम मनीषा जी की से 8-9 साल से जुड़े हुए हैं और ऐसी मेहनती लीडर बड़ी मुश्किल से दादरी को मिली है। हर समय 24 घंटे इनके दरवाजे खुले रहते हैं, कोई भी लेडीज आओ, भाई बहन कोई भी आओ, उनके लिए उनका पूरा सहयोग करती हैं। चलिए दादा, मैं आप ही से पूछने वाला था, आप हाथ नहीं उठाने की जरूरत है, मैं इसलिए देखो मैं वही सवाल रिपीट करूंगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि ऐसी बेटी हमारे उसमें क्षेत्र में आई है, मैं फिर वही रिपीट करूंगा, कुछ ऐसा इतनी भीड़ में देखी नहीं, क्या है कुछ लेन देन वाला चक्कर तो नहीं ना? मैं सामने पूछता हूँ, इनको ही बुरा लगेगा, कोई बात नहीं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो उस माता जननी को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे बीच में एक ऐसी पढ़ी लिखी और पहली बार देख रहे हैं हम 40 साल से, आज से पहले ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में कोई नहीं आया था। और आज हम एक ऐसी जननी माँ को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारे बीच में एक पढ़ी लिखी प्रत्याशी को भेजा है। भावुक हो जा रहे हैं लोग। ऐसी जो है, ऐसा माहौल है तो इसका मतलब लेन देन नहीं है। भावुकता जहाँ होती है वहाँ लेन देन नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, लेकिन ऐसी क्या खूबी दिखी, ऐसी क्या खूबी दिखी मनीषा में कि जिस क्षेत्र में कांग्रेस की जमानत नहीं बचती थी, आज ऐसा रेला है? ये क्या ऐसी खूबी क्या दिखी मनीषा? है जी, यहाँ दादरी हल्के में आप शहर में बढ़ के देखो क्या स्थिति है, मतलब यहाँ तक पानी रहता है। और जब से मनीषा जी आई हैं, इन्होंने पूरे शहर में जाकर गली गली जाकर वहाँ की स्थिति को देखा है और पहचाना है और लोगों से मिले हैं और उनसे बातें की हैं और उनका समाधान भी करवाया है जिस टाइम ये मौके पे पहुँचे हैं। और समाज सेवा में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। देखिए भाई साहब, चलिए हाँ बोल दीजिए। जैसे आप बार बार कहते लेन देने की बात, आपने देखा होगा नेता माला डलवाते हैं, हमारी मैडम तो ऐसी है, कोई माला ले अभी तक किसी के गले में माला डाल देते, लेने देने की कोई बात नहीं। इनके हम प्रभावित हो इनके समाज सेवा से, जो समाज की सेवा कर रही है पूरे हल्के के अंदर, उस बात से इतनी पब्लिक और इतनी भीड़ है। मैडम के कामों से प्रभावित होकर के भीड़ है ये। चलिए वाली तो जी वो बात रही है, तो बांटती हैं जी, जैसे माला आती है उनको भी गौशाला में दान देती हैं। लेने देने वाला तो आप कहाँ सवाल करते हो? नहीं, सवाल जरूरी है। मैंने सवाल इसीलिए पीछे नहीं किया है, मैंने इनके सामने, मनीषा जी के सामने सवाल किया है, पीछे नहीं किया है। मैं एक सवाल इनसे और लूंगा, इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल, इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। चलिए, मनीषा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के साथ सहमति चुनाव नतीजे आने से पहले लगा दी है। ये पहली जगह पर है जहां पर मैंने ये सवाल किया था मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि जहां पर भीड़ दिखी, जहां पर लगा कि हाँ भाई नतीजों का रुझान मुझे दिख रहा है, तो मैंने इसीलिए पूछ लिया मुख्यमंत्री कौन। इजाज़त दीजिए, अगली विधानसभा में फिर मिलेंगे। पब्लिक होगी, मतदाता होंगे और प्रत्याशी होंगे। प्रत्याशियों के साथ अगली विधानसभा का मिजाज आप तक लेकर के आऊँगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मैंने डॉक्टर मनीषा से बात की, उसके बाद यहाँ पर इस दफ्तर में बुजुर्ग कुछ मिले और उनकी उम्र 80 पार और भावुक हो गए कि हम यहाँ पर अपने बेटी के लिए आए हैं। तो चलते चलते मैंने इसलिए उनसे बात किया कि आखिर ये लोग 84 साल, 80 साल, 85 साल की उम्र में क्यों आए हैं यहाँ पर। ताऊ, क्या उम्र है आपकी? मैं 84 साल का हो गया साहब। हाँ। यहाँ कांग्रेस के दफ्तर में मनीषा यहाँ से प्रत्याशी, इनके दफ्तर में क्यों आया? हम मनीषा की मदद करने के लिए दफ्तर में आए कि हमारी मनीषा विजयी हो और एक अच्छी नेता बने, ताकि यहाँ हमारे हल्के को एक संस्कार मिले अच्छा। मनीषा बहुत सच्ची है, ईमानदार है, कर्मठ है। इसके पहले आप किसको वोट करते थे? पिछली बार किसको वोट दिया? बोले हम साहब देवीलाल के वोटर थे। इस बार छोड़ दिया देवीलाल को? देवीलाल गया, या अभी हम क्या करें। हाँ। मतलब इन्हें लोग छोड़ दिया, अब मनीषा पक्की मनीषा। तो कैसे ये इनेलो से आप कांग्रेस के साथ आए? ये दिमाग कैसे बदला, क्या आया दिमाग में? दिमाग यही आया, ये सच्ची है, ईमानदार है, कर्मठ है, काम करने वाली है
उन्होंने काम नहीं करके दिया। पढ़ी लिखी है, 50 साल से उनका गेल है, एक सुई टके इतना काम भी नहीं किया। उन्हें बेईमान है दूसरे नो का तुमने पछाड़ा है कोई नहीं, और हम मना रहा दिन उनके पीछे, इसलिए छोड़ दिए वह। हम इसके साथ आ गए, ईमानदार लड़की, हमने तो ये हीरा मिल गई भी, इसको कैसे छोड़ेंगे बताओ। घर में कोई चीज आ जाए, कोई फेंकता थोड़ा ही है सब। हम तो भी इसके साथ कुर्बानी करने के लिए भी तैयार है। आप पहले किसके साथ थे, किस पार्टी के साथ? वो है देवीलाल के साथ, हम सारे वो है आदमी है। अच्छा। हाँ, हम तो एक ही पार्टी के हैं, हम तो फौजी आदमी से। और 84-85 साल की एज होगी, पर ये भी हमने हीरा मिल गया। ये छोरी बहुत ईमानदार है और इसको बना के छोड़ेंगे विधायक। चलिए, जब 85 साल की उम्र में लोग आशीर्वाद देने आ रहे हैं तो कई बार नतीजे दिखने लगते हैं, रुझान इसको आप मान सकते हैं। इनेलो के ये लोग मतलब हार्डकोर समर्थक रहे हैं, हार्डकोर फौजी हैं, फौज से रिटायर हैं। आप ताऊ क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 60 साल हो गई। आप 60 साल है। आप कहाँ से आए हो, किस पार्टी के साथ थे पहले? चरखी से। हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, एक ही पार्टी के। सब इनेलो वाले? हाँ, सब आवागे। हम मनीषा की सच्चाई ने और उसकी मेहनत ने देख के इसके पीछे लग रहे हैं। बहुत मेहनती है, पढ़ी लिखी है, सुधार करेगी। लोग तो सब लुटेरे थे, सब जितने भी एमएलए बने सब पैसे लुटे, अपना घर बनाया। कोई पब्लिक की पोजीशन, आपने रोड देखे होंगे, गड्ढे देखे होंगे रोड में, कोई उरे काम नहीं करे। उरे तो सब पैसे का चक्कर मार रहे। ये एक मेहनती है, बहुत बढ़िया लड़की है, इसकी मेहनत करे। काम करेगी, काम करेगी साहब ये लड़की। पक्का भरोसा है? पक्का विश्वास तो होता है आदमी आपके प्रसाद में। और आप मेरा सर मांगो ले ले भाई, विश्वास है, काट ले तो वो आपकी मर्जी, काटो या छोड़ो। ये तो काटने वाले थे दूसरे। हाँ, ये तो काटने वाले थे। चलिए, ये है कि विश्वास है पूरा। अब वो विश्वास देखिए 8 तारीख को नतीजों में कितना तब्दील होता है। फिलहाल अगले पड़ाव पर।